हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो अभी तक तो आप लोगों को ये चीज़ पता ही लग चुकी होगी कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ ने होल ऑफ इंडिया को शॉक में डाल दिया है। जो ब्रेकिंग न्यूज़ सिंपली ये कहती है कि एक ऐसे पर्सन जो कि हैं दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज, उनके रेसिडेंस से यहाँ रिकवर हुए हैं करोड्स एंड करोड्स ऑफ कैश। अब ये इंसिडेंट सिर्फ जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी ही नहीं बल्कि सुप्रीम जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी को भी चैलेंज करती है कि वो किस तरीके से ऐसे इंसिडेंट्स को टैकल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस एग्जिस्टिंग इंसिडेंट के बारे में तो हम जानेंगे ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इस इंसिडेंट को एक्नॉलेज किया और जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि इस इंसिडेंट में है मेन फिगर, उनका क्या स्टांस रहा है इस इंसिडेंट को लेकर, इस चीज के बारे में बात करेंगे। सो इस पूरे इंसिडेंट को आप लोगों के सामने क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले इस इंसिडेंट के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि यहाँ हुआ क्या था। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, कैश रिकवरी एट जज यशवंत वर्मास होम। अब यहाँ हुआ क्या था कि जो 14 मार्च है, जो कि होली का दिन था, उस दिन जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल रेसिडेंस पर यहाँ आग लग जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो जस्टिस वर्मा है वो सिटिंग जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। तब इसी चीज के चलते जब उनके घर पर आग लगती है तो उसके बाद यहाँ जो पुलिस की टीम है या फायर ब्रिगेड की टीम है, उन्हें भेजा जाता है जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल रेसिडेंस पर एग्जामिनेशन करने के लिए और आग बुझाने के लिए। लेकिन जब यहाँ फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने जा रही होती है तब एक काफी शॉकिंग चीज सामने निकल कर आती है, जो कि ये थी कि जो आग लग रही थी वो करेंसी नोट्स में लग रही थी, जिसके बाद यहाँ सारी कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है। अब इस पूरे इंसिडेंट में हुआ क्या था, क्या क्या वहाँ पे फैक्ट्स थे, क्या क्या सर्कमस्टांसेस में चीज़ें हुई, इसके लिए एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय के द्वारा। जिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये सारी चीज़ें पता लगती हैं कि जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल रेसिडेंस पर आग लग गई थी और वहाँ पर कुछ अनअकाउंटेड कैश की रिकवरी हुई थी। अब ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट थी, इस इंक्वायरी रिपोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सबमिट किया जाता है, जिसके बाद इस इंसिडेंट के बारे में सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट को ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट एंड होल ऑफ इंडिया को भी लग जाता है। तो जिस इंसिडेंट की बात मैंने यहाँ की, उस इंसिडेंट से रिलेटेड वीडियो भी आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। करना से लाइट इस पर ये चलाएंगे सब कर देखो। तो अब ये जो एग्जिस्टिंग इंसिडेंट है ये इतना नॉर्मल नहीं रहता कि इसे 4 वॉल्स तक कन्फाइन किया जाए, बल्कि ये इतना सीरियस बन जाता है कि इस इंसिडेंट को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि राज्यसभा है, उसमें भी डिस्कस किया जाता है। This morning we have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the house on this issue. So I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. Honorable members, I am seized of a representation by 55 members of this house and I have taken all necessary steps to get their verification. तो जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया था कि जो जस्टिस वर्मा का रेसिडेंस था, वहां पर जो भी चीजें हुई उन चीजों को एग्जामिन करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय के द्वारा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को कंडक्ट करवाया गया। अब उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की इंक्वायरी रिपोर्ट जो है उसे प्रोड्यूस किया गया बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट की एक प्रेस रिलीज हुई इसी इंसिडेंट के रिगार्डिंग, जहां पर सुप्रीम कोर्ट सिंपली ये कहते हैं कि जो भी रूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए जा रहे हैं जस्टिस वर्मा के इंसिडेंट के रिगार्डिंग, उस पर हम कुछ क्लैरिफिकेशन देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशंस हमारे सामने रखते हैं। फर्स्ट क्लैरिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि 20 मार्च को यहाँ कोलिजियम ने एक मीटिंग की थी, जिसके बाद ये डिसाइड हुआ कि एक इन हाउस प्रोसीजर इंक्वायरी को कंडक्ट किया जाएगा इस पूरे इंसिडेंट को एग्जामिन करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये चीज़ भी कहते हैं कि एक इन हाउस प्रोसीजर
इंक्वायरी एक ऐसी इंक्वायरी है जिसे सेटअप और इस्टेब्लिश किया गया था सी रविचंद्रन वर्सेस जस्टिस AM भट्टाचार्य 1995 के केस में, और इस इन हाउस प्रोसीजर इंक्वायरी को फर्दर एक्सप्लेन किया गया और एलिसिडेट किया गया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक्स वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट 2015 के केस में। दूसरी क्लैरिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये कहते हैं कि जब तक ये इन हाउस प्रोसीजर इंक्वायरी चलेगी उस टाइम के लिए जो जस्टिस यशवंत वर्मा है उनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से वापस उनके पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया जाएगा। तीसरी क्लैरिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट ये जो ट्रांसफर किया जा रहा है जस्टिस वर्मा का फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट टू इलाहाबाद हाई कोर्ट, इस ट्रांसफर से रिलेटेड रिस्पॉन्सेज मांगते हैं जस्टिस वर्मा से, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस DK उपाध्याय से और इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि भाई आप क्या सोचते हैं इस ट्रांसफर के बारे में। और जब ये रिस्पॉन्सेज सुप्रीम कोर्ट को मिल जाएंगे, उन रिस्पॉन्सेज को एग्जामिन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट फर्दर स्टेप्स लेंगे इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि समझने वाली है कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा है वो सिर्फ एक सिटिंग जस्टिस नहीं थे दिल्ली हाई कोर्ट के, बल्कि वो सेकंड सीनियर मोस्ट जज थे ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, और वो एक ऐसे जज भी थे जो कि लीड कर रहे थे दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जाम को, जो कि काफी कंसर्निंग चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग अपने प्रेस रिलीज में जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर का प्रपोजल रख दिया फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की साइड से यहाँ निकल कर आती है वो ये है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन है वो एक लेटर लिखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट को और इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाकी जजेस को कि जो ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के द्वारा लिया गया है जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से वापस उनके पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का, वो एक सीरियस क्वेश्चन रेज करता है कि क्या सही में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो क्या एक ट्रैश बिन है, वो क्या एक कूड़े का डब्बा है, जो कि एक काफी सीरियस और एक काफी शॉकिंग स्टेटमेंट है ऑल टुगेदर। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन यही कहती है कि वी आर इन अ ट्रैश बिन, हम कोई ट्रैश बिन नहीं है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन यहाँ पर स्ट्रांगली अपोज करती है जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट टू इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि कई सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही हैं। जैसे कि यहाँ जो ऑनरेबल जजेस हैं उनकी शॉर्ट एज है, यहाँ पर जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा, और जब भी किसी जज का एलिवेशन होता है बार से बेंच पर तो यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन से पूछा ही नहीं जाता, उनसे कंसल्ट ही नहीं किया जाता। और जब हमें इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं जो कि करप्शन से रिलेटेड है या कोई एक ऐसी चीज है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है, वो सिंपली जुडिशरी में पब्लिक फेथ को डैमेज करती है। मतलब जो पब्लिक का विश्वास है जुडिशरी में, ऐसी चीजें उस विश्वास को डेमोलिश करती हैं। तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई प्रेस रिलीज या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा दिया गया स्टांस, ये सभी चीजें रिवॉल्व करती हैं अराउंड द कंट्रोवर्सी ऑफ जस्टिस वर्माज रेसिडेंस। अब जस्टिस वर्मा का इन एलिगेशंस को लेकर क्या स्टांस रहता है, वो किस तरीके से इन एलिगेशंस को रिप्लाई करते हैं, इस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वीडियो का ये जो पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस पार्ट को आप ध्यान से समझिएगा। अब जो भी एलिगेशंस यहाँ जस्टिस वर्मा पर लगाई गई थी उन सभी एलिगेशंस को जस्टिस वर्मा डिनाई कर देते हैं, नकार देते हैं। जस्टिस वर्मा ये कहते हैं कि वो रूम जिसमें आग लगी थी वो एक ऐसा रूम है जो कि कनेक्टेड ही नहीं है ऑफिशियल रेसिडेंस से, और इस चीज को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में। इस पूरे इंसिडेंट को एक्सप्लेन करते हुए जस्टिस वर्मा कई सारी स्टेटमेंट्स यहाँ देते हैं। जस्टिस वर्मा ये चीज मेंशन करते हैं कि 14 मार्च जो कि होली का दिन था, उस दिन वो और उनकी वाइफ घर पर ही नहीं थे, वहां सिर्फ जस्टिस वर्मा की डॉटर और जस्टिस वर्मा की एजेड मदर घर पर थी। तो जब वहां आग लगी तब जस्टिस वर्मा की डॉटर और जस्टिस वर्मा के प्राइवेट सेक्रेटरी फायर सर्विसेज को बुलाते हैं उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और रही बात यहाँ पर जो रूम है जिसमें आग लगी थी, वो एक ऐसा रूम था जस्टिस वर्मा के अकॉर्डिंग जो रूम स्टोर रूम की तरह यूज किया जाता था, जिस रूम को कई सारे और भी यूजेस में लिया जाता था, जैसे कि क्रॉकरी, कारपेट्स, बॉटल्स, मैट्रेसेस और CPWD के मटेरियल्स रखने के लिए। और वो एक ऐसा रूम था, वो स्टोर रूम कुछ इस तरीके का रूम था जिसको दो तरीके से एक्सेस किया जा सकता था। एक तो स्टाफ क्वार्टर्स का जो बैक डोर्स है उससे, और एक जो ऑफिशियल रेसिडेंस का फ्रंट गेट है उससे। अब जैसा कि हमने यहाँ ये चीज़ भी जानी
कि कई तरीके के एलिगेशंस मनी की रिकवरी के रिलेशन में भी लगाए गए हैं जस्टिस वर्मा पर। तो जस्टिस वर्मा उन एलिगेशंस को रिप्लाई करते हुए ये कहते हैं कि जो 14 मार्च को इंसिडेंट हुआ था वहां ये बात हुई थी कि मनी को रिकवर किया गया है, कि कई सारा कैश मिला है रेसिडेंस से। अब हैरानी की बात यह है कि वो कैश 15 मार्च की मॉर्निंग को कहां चला गया, 15 मार्च की सुबह को वो कैश कहां गायब हो गया। और जब 15 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस DK उपाध्याय के प्राइवेट सेक्रेटरी जस्टिस वर्मा के रेसिडेंस पर पहुंचे, तब तो यहाँ कोई कैश नहीं था, तब यहाँ पर किसी भी तरीके के कैश को रिकवर नहीं किया गया, जो कि एक सस्पिशन क्रिएट करता है इस कैश की रिकवरी से जुड़े एलिगेशंस को लेकर। अब इन सारी एलिगेशंस को एक्नॉलेज करते हुए जस्टिस वर्मा ने यहाँ ये चीज़ भी मेंशन की कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये एक तरह की कॉन्स्पिरेसी है जो कि उनके अगेंस्ट की जा रही है, क्योंकि ऐसा कुछ सिमिलर अटेम्प्ट उनके अगेंस्ट दिसंबर 2024 में भी किया गया था। सो एट लास्ट जस्टिस वर्मा यहाँ ये चीज़ मेंशन करते हैं कि ना तो वो ना उनके फैमिली मेंबर ने किसी भी तरीके का कैश यहाँ पर उस स्टोर रूम में रखा है, और जो भी कैश के विड्रॉल्स उनके द्वारा या उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा किए जाते हैं वो पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेड होते हैं और उन्हें किया जाता है बाय रेगुलर बैंकिंग चैनल्स। जस्टिस वर्मा यहाँ ये चीज भी मेंशन करते हैं कि वो अभी तक अपनी उस पोजीशन पर टिके हुए हैं कि यहाँ उनके रेसिडेंस से किसी भी तरीके की कैश की रिकवरी या किसी भी तरीके का कैश सीज नहीं हुआ है। और यहाँ ये जो इंसिडेंट था जो कि 14 मार्च को हुआ था, जिसमें ये एलिगेशंस लगाए गए थे कि वो जो आग है वो कैश में लग रही है, उस एलिगेशन को साफ साफ डिनाई कर देते हैं यहाँ जस्टिस वर्मा। और वो यहाँ ये चीज़ भी कहते हैं कि उन्हें इस चीज़ की हैरानी है कि कोई पर्सन यहाँ अपना पैसा स्टोर रूम में क्यों रखेगा जब वो स्टोर रूम फुली एक्सेसिबल है और लोगों के द्वारा। अब इस इंसिडेंट में अभी तक हमने जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के स्टांस को या फिर जस्टिस यशवंत वर्मा के स्टांस को देखा। अब इस केस में आगे हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पर्टिकुलरली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर 3 जजेस मेंबर की कमेटी को कंस्टिट्यूट किया गया उन सभी एलिगेशंस में इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए जो एलिगेशंस यहाँ जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगाई गई थी। तो इसी के रिगार्डिंग आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट का प्रेस रिलीज भी देख सकते हैं। ये प्रेस रिलीज इसी रिलेशन में बात करता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ 3 मेंबर कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ, इस 3 जज की कमेटी में 3 जजेस होंगे, जिसमें सबसे पहले जज हैं जस्टिस शील नागू जो कि हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। दूसरे जो जज हैं वो हैं जस्टिस GS सांधावालिया जो कि हैं हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस। एंड थर्ड जज जो कि हैं जस्टिस अनु शिवारमन जो कि हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के जज। अब इन 3 जज की कमेटी को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए उन एलिगेशंस में जो एलिगेशंस यहाँ जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगाई गई थी। अब इस प्रेस रिलीज में कई सारी और इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ये डायरेक्शंस चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जो कि DK उपाध्याय हैं उन्हें ये दी गई हैं कि किसी भी तरीके का जुडिशियल वर्क वो अलॉट नहीं करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा को इस इंक्वायरी के दौरान। अब इस प्रेस रिलीज में एक इंपॉर्टेंट चीज भी यहाँ निकल कर आती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट DK उपाध्याय के द्वारा जस्टिस वर्मा के रेसिडेंस पर कंडक्ट करवाई गई थी। अब यहाँ उस इंक्वायरी में जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी फोटोज या जो भी वीडियोस सामने निकल कर आई थी वो सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और वीडियोस दिल्ली कमिश्नर ने चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के पास सबमिट कराई। अब वही सभी फोटोज, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स और इवन जो यहाँ पर जस्टिस यशवंत वर्मा के रिस्पॉन्सेज हैं या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के रिस्पॉन्सेज हैं या इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस के रिस्पॉन्सेज हैं रिगार्डिंग ट्रांसफर, उन सभी चीजों को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पब्लिक किया गया है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं इस प्रेस रिलीज में अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको इस इंसिडेंट से रिलेटेड वीडियोस और फोटोज देखने को मिल सकती हैं। ये रही कुछ फोटोज इस इंसिडेंट से रिलेटेड जो कि सिंपली फोटोज एंड वीडियोस हैं एज शेयर्ड बाय द कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। ये फोटोज और वीडियोस आपको सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। ये कुछ फोटोज़ हैं, जैसा कि आपने वीडियो के शुरुआत में देखा था कि मैंने इस इंसिडेंट से रिलेटेड वीडियो आपको ऑलरेडी दिखाई। तो ये तो बात हुई इस इंसिडेंट की। अब जस्टिस वर्मा पर यहाँ जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है या वो फिर कितने झूठे हैं, इस चीज़ का पता तो हमें आने वाले कमिंग फ्यूचर में ही लगेगा। लेकिन एक क्वेश्चन जो कि हमारे लिए डिस्कस करना यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये है, अब मैं यहाँ जस्टिस यशवंत वर्मा की बात नहीं कर रहा, मान लीजिए कोई भी जज है जिसके अगेंस्ट करप्शन प्रूव हो गया कि हाँ भाई उस जज ने यहाँ करप्शन किया है, तो उस सिचुएशन में उस जज को
जज की पोजीशन से हटाया कैसे जा सकता है, वो जो इम्पीचमेंट है उसका प्रोसीजर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से प्रोवाइड करता है, इस चीज को भी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो या फिर हो वो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, इन दोनों के इम्पीचमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। अगर हम आर्टिकल 124 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 124 क्लॉज 5 देखते हैं तो वो सिंपली डील करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इम्पीचमेंट से। वहीं आर्टिकल 217 एंड आर्टिकल 218 बात करता है इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। देखिए यहाँ देखने वाली चीज ये है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस से जुड़ी जो इम्पीचमेंट के प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स में दे रखे हैं, लेकिन यहाँ जो प्रोसीजर है इन्हें इम्पीच करने का वो बिल्कुल सेम है दोनों कोर्ट के जजेस को इम्पीच करने के लिए। अब यहाँ देखने वाली चीज ये भी है कि ये रिस्पेक्टिव प्रोविजंस तो दिए ही गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के इम्पीचमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैट्यूट भी निकल कर आता है जो कि है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, जो पूरा प्रोसीजर हमें बताता है कि किस तरीके से चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो उन्हें इम्पीच किया जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपकी सूटेबिलिटी के लिए एक टेबल बनाया है जो कि आपको पूरा इम्पीचमेंट का प्रोसीजर एक्सप्लेन करेगा। तो अगर हम आर्टिकल 124 क्लॉज 4 को देखते हैं तो वो यहाँ 2 ग्राउंड्स हमें बताता है जिसके बेसिस पर किसी भी जज को इम्पीच किया जा सकता है। ये ग्राउंड्स हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी सेम रहेंगे। अब वो 2 ग्राउंड्स है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, मतलब या तो जज ने कोई मिसबिहेवियर कर दिया हो या इनकैपेसिटी, या जो जज है अपना जो जुडिशियल वर्क है उसको करने में अब सक्षम ना रहा हो। अगर ये चीजें प्रूव हो जाती हैं तो उसके बाद इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो वहां से शुरू हो जाएगा उस जज के लिए। सबसे पहले जैसे कि आप सब देख सकते हैं इनिशिएशन। अब यहाँ होगा क्या, जो जजेस के इम्पीचमेंट का मोशन है वो लाया जाएगा दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर्स के द्वारा। मान लीजिए लोकसभा के मेंबर्स हैं वो इम्पीचमेंट का मोशन लाते हैं, तो यहाँ ये जरूरी है कि लोकसभा के मिनिमम 100 मेंबर्स के द्वारा वो मोशन लाया जाए। वहीं अगर बात होती है राज्यसभा की तो वहां पर मिनिमम 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 50 मेंबरों के द्वारा वहां मोशन लाना जरूरी है। उसके बाद यहाँ जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब वहां होगा क्या, जब एक बार इम्पीचमेंट का इनिशिएशन हो जाता है फिर यहाँ नोटिस दिया जाएगा स्पीकर को जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, या तो चेयरमैन को जो कि राज्यसभा के चेयरमैन है जो कि हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसी भी केस में अगर यहाँ पे लोकसभा में मोशन लेके आया जाता है तो नोटिस दिया जाएगा स्पीकर को, वहीं अगर यहाँ राज्यसभा में मोशन लेके आया जाता है तो यहाँ नोटिस दिया जाएगा चेयरमैन को। अब इनिशिएशन के बाद यहाँ होता क्या है कि जो मोशन है, जो मोशन का नोटिस है उसे एडमिट किया जाता है। अब यहाँ पर जो चेयरमैन है राज्यसभा के या स्पीकर हैं लोकसभा के, उनके ऊपर है कि वो एडमिट करें या रिफ्यूज कर दे मोशन से। अगर वो एडमिट कर देंगे तो यहाँ वो मोशन फर्दर प्रोसीड करेगा। उसके बाद यहाँ एक इंक्वायरी कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट होगा। देखिए यहाँ पर 3 मेंबर्स की इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी चार्जेस पर, जो चार्जेस यहाँ जजेस के अगेंस्ट लगे हैं। वो कोई भी चार्जेस हो सकते हैं, करप्शन के चार्जेस हो सकते हैं या कोई भी और चार्जेस हो सकते हैं। उन चार्जेस को यहाँ ये इंक्वायरी कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी। अब इन इंक्वायरी कमेटी में 3 मेंबर होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले होंगे सुप्रीम कोर्ट के एक जज, दूसरे होंगे किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और तीसरे होंगे एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अब उस इंक्वायरी कमेटी के फॉर्मुलेशन के बाद यहाँ पर कमेटी इन्वेस्टिगेशन करेगी, एक डिटेल्ड इंक्वायरी करेगी जज के गिल्ट को लेकर। अगर यहाँ पर कमेटी को लगता है कि जज सही में गिल्टी है तो मोशन फर्दर प्रोसीड करेगा। अगर कमेटी को ये लगता है कि जजेस के अगेंस्ट जो भी यहाँ पर एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो भी चार्जेस लगाए गए हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते या वो फॉल्स चार्जेस हैं, तो उस सिचुएशन में मोशन को ड्रॉप कर दिया जाएगा। फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ पर मोशन को जरूरत होगी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कमेटी ने ये कह दिया कि जो पर्टिकुलर जज है जिसके अगेंस्ट यहाँ पर इंपीचमेंट का मोशन लाया गया है वो गिल्टी है, तो उस सिचुएशन में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा से मोशन को पास करवाने की जरूरत होगी। और यहाँ पर ये जो पास करवाना होता है ये इतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी के साथ सिंपल मेजोरिटी भी चाहिए होती है। मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर हाउस के 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स की तो मेजॉरिटी चाहिए ही होगी, साथ ही साथ उस हाउस के 2/3 मेंबर्स की जो कि प्रेजेंट और वोटिंग है उनकी भी मेजॉरिटी की जरूरत होगी। इसीलिए जो ये होल प्रोसेस है इंपीचमेंट का ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स की तो मेजॉरिटी चाहिए, साथ ही साथ 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग की भी चाहिए उस हाउस की।
फिर अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउस इन मेजॉरिटीज के साथ मोशन को पास कर देते हैं, फिर ये मोशन जाता है प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट एक ऑर्डर इशू करेगा कि इस जज का, इस पर्टिकुलर जज का जिसके अगेंस्ट यहाँ चार्जेस लगे थे, उसे इम्पीच कर दिया जाए। फिर उस जज को फाइनली यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा। सो ये थे कुछ इम्पीचमेंट से जुड़े इंपॉर्टेंट प्रोविजंस और उसी इम्पीचमेंट का होल प्रोसीजर। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।